नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं स्टडी लाइव यूपीएससी। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा और वो टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक आपने सुना होगा, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। तो संविधान के दर्शन से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा दर्शन के बारे में। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के सिलेबस की, तो हमारा सिलेबस में सबसे पहले दर्शन का ही भाग आता है और उसके बाद दूसरा आता है हमारा सरकार यानी संघ सरकार और प्रांत की सरकार। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध है और उसके बाद अलग अलग संस्थाएं हैं और भी चीजें हैं। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ाएंगे और वो है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। अगर मैं बात करूं दर्शन की, तो दर्शन में 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। ये सभी दर्शन के भाग हैं। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि दर्शन है क्या, फिलॉसफी है क्या। तो संविधान निर्माताओं ने कुछ प्रावधानों के माध्यम से भविष्य के भारत की कल्पना की थी। यानी जो संविधान सभा दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान बना रही थी, तो शुरुआत में उन्होंने यही सोचा कि संविधान में हम कुछ ऐसे प्रावधान जोड़ें, ऐसे कुछ प्रोविजंस जोड़ें, ऐसी कुछ चीजें जोड़ें अच्छी अच्छी, जिससे संविधान की रूपरेखा तैयार हो और उन्हीं प्रावधानों को लेकर भारत का संविधान बनाया जाए। उसी को दर्शन कहा गया, यानी संविधान की नींव। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि संविधान का दर्शन किस में पाया जाता है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य, तो चारों में पाया जाता है। लेकिन इनमें से एक को टिक करना होगा, तो उस वक्त आप प्रस्तावना को टिक करोगे, प्रियम्बल को टिक करोगे। तो प्रियम्बल ही आज मैं पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कोई किताब पढ़ी होगी, एनसीईआरटी या किसी लेखक की कोई बुक पढ़ी होगी, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी किताब। सबसे पहले उस किताब में क्या होता है? सबसे पहले किताब में क्या होता है? सबसे पहले होता है उस किताब का इंट्रोडक्शन यानी परिचय, या फिर लिखा होगा प्रीफेस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज लिखी होगी। यानी हर किताब अपना परिचय देती है कि उस किताब में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण है, वो किताब क्यों बनाई गई, उसके उद्देश्य क्या है और उसको कब पब्लिश किया जाएगा। या फिर हम भी तो अपना इंट्रोडक्शन देते तो अपने बारे में सारी चीजें बताते हैं ना। उसी तरीके से भारत का संविधान अपना इंट्रोडक्शन देता है पहले ही पेज पर। और आपने सुना होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन ये हम भारत के लोग हैं कौन? तो आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, और पहला प्रश्न अगर आपके सामने कोई पूछ ले, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कौन सा भाग संविधान का परिचय कहा गया है, तो सीधा लगाओगे प्रस्तावना। प्रस्तावना ही संविधान का इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, परिचय है। और तो और एक बहुत बड़े न्यायविद हुआ करते थे जिनका नाम था N.A. पारखीवाल। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहा है। और सोचिए, इसमें इतने सारे आदर्श हैं, बहुत सारे आदर्श हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसी की वजह से ठाकुरदास भार्गव ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन दोनों आ जाएगा और सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप लगाओगे प्रस्तावना। लेकिन सबसे पहले मैं प्रस्तावना शुरू करूं भारत के संविधान की, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रस्तावना है क्या वैश्विक स्तर पर। क्यों ऐसा नहीं है कि हमारे ही संविधान में प्रस्तावना है, अमेरिका के संविधान में भी है, बहुत सारे संविधान में है। तो वैश्विक स्तर पर प्रस्तावना क्या है, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना की,
इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना। मैं अभी अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वैश्विक स्तर पर पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तो बेटा प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान के परिचय और भूमिका की तरह होता है। प्रस्तावना संविधान के परिचय और भूमिका की तरह होता है, जिसमें 3 चीजें लिखी हुई होती हैं। सबसे पहले आदर्श और उद्देश्य, दूसरा शासन का स्वरूप, और तीसरा संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि। तो यहां से आप जान सकते हो कि वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के देशों के संविधान में जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना क्या होती है? संविधान का परिचय और संविधान की भूमिका के किन किन लक्ष्यों को लेकर हम संविधान बना रहे हैं। और उनमें 3 चीजें जरूर पाई जाएंगी। एक आदर्श और उद्देश्य, दूसरा शासन का स्वरूप, सरकार का स्वरूप कैसा होगा। अभी हम अपने देश के संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे तो जानेंगे कि हमारे देश के प्रस्तावना में शासन का स्वरूप कैसा है, और तीसरा है संविधान लागू होने की तिथि। ये है वैश्विक स्तर पर जो प्रस्तावना होती है, ये हर प्रस्तावना में लगभग पाया जाता है। अब बात करें क्या सभी प्रस्तावना या सभी संविधानों में प्रस्तावना पाई जाती है, तो इसमें 3 चीजें आपको जाननी है। सबसे पहले क्या जानना है कि सबसे पहला पॉइंट क्या जानना है, सामान्यतः प्रस्तावना लिखित संविधान में पाई जाती है। लिखित संविधान में पाई जाती है। इन चीजों को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा, अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं पाई जाती। और तीसरा पॉइंट है, लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अनिवार्य नहीं है। देखिए, तो प्रस्तावना संविधान की भूमिका और आमुख की तरह है या परिचय की तरह है, और इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। लेकिन विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के संविधान होते हैं। जैसे भारत का लिखित संविधान है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है। तो बहुत सारे देशों में लिखित और अलिखित संविधान की कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के संविधान होते हैं। तो 3 पॉइंट याद रखने, सामान्यतः यानी ज्यादातर, सामान्यतः लिखित संविधान में प्रस्तावना पाई जाती है, लेकिन अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं पाई जाती। इस चीज को याद रखना। और तीसरा है कि लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि लिखित संविधान है तो प्रस्तावना होगी, वो भी नहीं है। इन 3 चीजों को जरूर रखना। लेकिन ये लिखित संविधान अलिखित संविधान है क्या, हमें पता कैसे चलेगा? तो आज हम इसको भी डिटेल में जान लेते हैं। अगर हम बात करें संविधान की,
तो दो तरीके का संविधान वैश्विक स्तर पर पाया जाता है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वो होता है जिसका ज्यादातर हिस्सा लिखित, नियमबद्ध एवं संहिताबद्ध दस्तावेज होता है। तो याद रखिएगा, लिखित संविधान कौन सा है? लिखित संविधान वो संविधान है जिसका अधिकांश हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा, ऐसा नहीं पूरा ही संविधान लिखा होगा, लेकिन ज्यादातर अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ होगा। उसके नियम कानून सब लिखे हुए होंगे और वो नियमबद्ध होंगे, प्रॉपर जो नियम होते हैं उस तरीके से, और संहिताबद्ध दस्तावेज होगा। संहिताबद्ध का मतलब क्या है? प्रॉपर तरीके से अरेंज होगा। जैसे भारत का संविधान, तो उदाहरण के तौर पर इंडिया और यूएस, इन दोनों का क्या है? लिखित संविधान है और ये संहिताबद्ध है। जैसे भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, अगर टोटल करोगे तो 25 हो जाएंगे, लेकिन मूल संविधान में 22 हैं और हर भाग को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं, दूसरे भाग में 5 से 11 हैं, तीसरे भाग में 12 से 35 हैं, चौथे भाग में 36 से 51 है। इस तरीके से पूरे संविधान को संहिताबद्ध दस्तावेज के रूप में पेश किया गया है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि लिखित संविधान क्या होता है, जैसे भारत का और अमेरिका का। लेकिन ये अलिखित संविधान क्या होता है? जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित एवं राजनीतिक परंपराओं पर आधारित होता है, उसे बोलते हैं अलिखित संविधान। अर्थात जिसका अधिकांश हिस्सा क्या है? अलिखित है, लिखा ही नहीं है वो। अब जब लिखा नहीं है तो वो कैसे है? तो वो राजनीतिक परंपराओं पर आधारित होता है, जो हजारों साल से चली हुई जो उन देशों की राजनीतिक परंपराएं हैं, उनसे कुछ परंपराएं विकसित हो जाती हैं और उसी को बोला जाता है अलिखित संविधान। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलिखित है। लेकिन जब लिखा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि इनके नियम क्या हैं, इनके कानून क्या हैं और वो परंपराएं क्या हैं जिन पर ये डिपेंड है? तो याद रखना, हजारों साल से जो आ रही परंपराएं हैं उन्हीं पर यह संविधान क्या है? आधारित है। दूसरा, पता कैसे चलेगा कि ये परंपरा है या नहीं, ये नियम कानून है या नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विधिवेता हुए हैं, जैसे डाइसी, ब्लैक स्टोन और ये सब। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी हैं उन परंपराओं को लेकर, तो बाद में उन पुस्तकों को खोला जाता है, उनकी किताबों को खोला जाता है और उससे पता चलता है कि परंपरा थी या नहीं थी और ये संविधान का भाग है या नहीं है। यहां क्लियर हुआ। उदाहरण के तौर पर 1688 में ब्रिटेन में एक क्रांति हुई जिसको बोला गया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। और इसी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इसी क्रांति से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको बोला गया गोल्डन जीरो। अब ये स्वर्ण शून्य क्या है, गोल्डन जीरो क्या है? तो 1688 में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। क्या था ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन? तो बेटा, एक ब्रिटेन के उस वक्त राजा हुआ करते थे चार्ल्स द्वितीय। इनकी बेटी थी मैरी और इनके दामाद थे विलियम ऑरेंज।
ऑरेंज। अब ये जो चार्ल्स द्वितीय थे, ये ब्रिटेन के राजा थे और ये निरंकुश राजा थे। याद रखना, निरंकुश का मतलब है इन पर कोई अंकुश नहीं था। ये अपनी मर्जी से सारे निर्णय ले रहे थे, सारे डिसीजन ले रहे थे, जनता की या किसी की भी परवाह नहीं कर रहे थे। एक तानाशाह शासक होता है। तानाशाह क्या होता है? जो किसी को भी मरवा दे, किसी को भी फांसी चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, अपनी मनमानी करे, वो तानाशाह होता है। एक निरंकुश होता है जिसके पर कोई सीमा ना हो, जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो ये निरंकुश थे, अपनी इच्छा से नियम कानून सारी पॉलिसीज बना रहे थे। अब यहीं पर ब्रिटेन में जनता के कुछ लोग खड़े हुए, जनता में से कुछ लोग खड़े हुए, जनता के प्रतिनिधि बनकर, जनता के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, प्रतिनिधि बनकर, और इन प्रतिनिधियों ने जनता के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया ब्रिटेन में। हालांकि ये रक्तहीन क्रांति थी, यानी कहीं रक्त नहीं बहा गया, केवल आंदोलन कर दिया कि चार्ल्स द्वितीय को हटाया जाए। चार्ल्स अपना मनमानी कर रहे हैं और ये निरंकुश शासक है। जब इतना ज्यादा आंदोलन हुआ पूरे ब्रिटेन में, इन्होंने इतना ज्यादा आंदोलन किया, तो चार्ल्स ने गद्दी छोड़ दी। जब चार्ल्स ने गद्दी छोड़ दी तो गद्दी किनके पास आ गई? मैरी और विलियम ऑरेंज के पास। अब मैरी, उनकी बेटी, और विलियम ऑरेंज ने यहां पर घोषणा की कि अब हम शासक के रूप में तो बैठेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेंगे। जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो जो हमसे कहेंगे, हम वही निर्णय लेंगे, वही नीति बनाएंगे। यानी इन्हीं की सलाह पर सारी नीतियां बनेंगी। इसी से, और इन्हीं प्रतिनिधियों को क्या कहा गया बाद में? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और ये क्या हो गए? ये हो गए गोल्डन जीरो। गोल्डन जीरो यानी अब राजा तो ये है, लेकिन शक्ति क्या हो गई इनकी? शून्य। राजा तो यही है, गद्दी पे तो यही बैठे हैं, शक्ति क्या हो गई? शून्य। क्योंकि सारे निर्णय किसके? इनके कहने पे ले रहे हैं, इनकी सलाह पर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने मंत्री परिषद बनाई और मंत्री परिषद की सलाह पर राजा काम कर रहा है, अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले रहा है। तो गोल्ड पे तो बैठे हैं, स्वर्ण सिंहासन पे तो बैठा है, पोस्ट पे तो बैठा है, लेकिन शक्ति क्या है? शून्य। तो ये परंपरा आज तक विकसित हो गई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आप देखोगे तो वहां की जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और प्रतिनिधि अब राजा को, जो शासक है उनका, उसको सलाह देता है, और उसी सलाह को वो मानने के लिए बाउंड होता है। तो ऐसे ही परंपरा विकसित होती चली गई, और उसी को कहा गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और कुछ संविधान है जो अलिखित संविधान है। यहां से स्पष्ट हुआ तो वैश्विक स्तर पर जो संविधान है, वो संविधान का जो प्रस्तावना है, वो संविधान की परिचय और भूमिका की तरह होता है, जिसमें 3 चीजें पाई जाती हैं: आदर्श, उद्देश्य, शासन का स्वरूप, और संविधान लागू होने की तिथि। उसके बाद अलिखित और लिखित संविधान क्या है? तो लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान में अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ होता है, और वो जो लिखा हुआ है वो नियमबद्ध और संहिताबद्ध होगा, प्रॉपर तरीके से अरेंज होगा। लेकिन अलिखित संविधान राजनीतिक परंपराओं पर आधारित होता है, और राजनीतिक परंपरा किस तरीके से विकसित हुई, इसी को 1688 के इस उदाहरण से हमने आपको समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई सारे बच्चों ने बोला मुझसे, सर ये गोल्डन जीरो क्या है? तो मैंने आज इसीलिए इसको आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये हमने वैश्विक स्तर पर प्रस्तावना को आपके सामने रखा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। ये भारत के संविधान में प्रस्तावना है, यहां उद्देश्य का शब्द लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अपने मूल संविधान की, अपने भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में इंग्लिश में, क्योंकि हमारा संविधान जब बनाया गया था तो वो इंग्लिश में बनाया गया था, अंग्रेजी में बनाया गया था, तो उसमें प्रियम्बल है। जब इसको बाद में हिंदी में इसका अनुवाद हुआ तो वहां पर प्रस्तावना नाम नहीं रखा गया, वहां उद्देश्य का नाम रखा गया। तो आज के बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको हमेशा उद्देश्य का शब्द का प्रयोग करना है, प्रस्तावना नहीं करना है। अब बोलोगे आप, सर ऐसे कैसे? प्रस्तावना तो भारत के संविधान में उद्देश्य का है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया उद्देश्य का क्यों है, तो इसका जवाब अभी हम डिटेल में दे देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है और परिचय है, ठीक है। ये देखिए,
अब ये जो आपके सामने है, आप देख सकते हो भारत का संविधान और उद्देश्य का। मैं ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कॉपी है, अनुवादित कॉपी, वहां से उठाया है ये। तो यहां पर उद्देश्य का शब्द है, आप देख सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि प्रस्तावना याद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि प्रीलिम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी तक में अभी अभी पूछा गया है, सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आपके इनके जो आदर्श हैं, इनके जो उद्देश्य हैं, इनका शासन प्रणाली का स्वरूप है, वो एकदम अरेंज तरीके से, शब्दों को जो अरेंज किया गया उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सर आपको आता है, तो एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सबसे पहले हम भारत के लोग, आपने सुना होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय कितनी तरीके का? 3, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। तो कितनी तरीके की स्वतंत्रता? 5, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, समता मतलब समानता, कितनी तरीके की? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मूल प्रस्तावना है जो भारत के संविधान में शुरुआत में दी हुई है। अब मुझे तो याद है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते काफी समय हो गया है। अब हम इसको एकदम डिटेल में जानने का यहां से प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेटा उद्देश्य का क्या है? देखिए उद्देश्य का शब्द प्रयोग क्यों किया गया, प्रस्तावना क्यों नहीं किया गया, इसको हम एक बार जान लेते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए इंटरव्यू में गए या फिर आप किसी शादी विवाह में गए और वहां पर कोई यूपीएससी का सिलेक्टेड कैंडिडेट है या फिर कोई ऐसा है जिसको ये पता है कि प्रस्तावना क्यों नहीं रखा गया भारत के संविधान में, उद्देश्य का क्यों रखा गया है। तो देखिए जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाने बैठे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में, तो संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब बनाए गए। दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर, तीसरी 11 दिसंबर, चौथी 12 दिसंबर और पांचवी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक हुई, 5th मीटिंग। क्योंकि जो मैनेजमेंट का काम था वो सब हो चुका था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब बन चुके थे, सलाहकार, ये सब चीजें। तो 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक हुई। आज से भारत का संविधान का असल में निर्माण शुरू करना था, लेकिन कहां से किया जाए? तो उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। यानी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में संविधान सभा की में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हम जो इतने सारे लोग दिल्ली में बैठे हुए, एक संविधान सभा बनी हुई है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष तरह से चुनी हुई हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये जो हम बैठे हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, पढ़कर सुनाया। और उसकी पहली लाइन थी, यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित करती है और आज से भारत के भविष्य के प्रशासन के लिए संविधान का निर्माण शुरू करती है। इस देश के सभी नागरिकों को धर्म जाति लिंग मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा एवं सभी को समान न्याय दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर और उसके बाद 22 जनवरी
1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को एडॉप्ट कर लिया संविधान सभा ने। पूरी संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया और इसको अपना लिया, यही उद्देश्य होना चाहिए। और उसके बाद जब संविधान बनाना शुरू किया गया तो प्रस्तावना की जगह पर जवाहरलाल नेहरू के विचारों को आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना की जगह उद्देश्य का शब्द को जोड़ा। क्लियर है? इस तरीके से उद्देश्य प्रस्तावना को उद्देश्य का के रूप में भारत के संविधान में जोड़ा गया प्रस्तावना की जगह पर। यहां से आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि ये उद्देश्य का क्यों है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला आता है हम भारत के लोग। संविधान की पहली लाइन है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो संविधान सभा ने हम भारत के लोग कैसे लिख दिया? क्या भारत के लोग संविधान सभा में बैठे हुए थे? यानी जो भी किया इन्होंने किया है, इन्होंने ही भारत के संविधान को अपनाया है, अंगीकृत, इन्होंने ही संविधान को लागू किया है और इन्होंने ही संविधान को आत्मर्पित किया है, यानी देश को सौंपा है हम भारत के लोगों ने। तो याद रखिएगा, जो दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में संविधान निर्माता बैठे हुए थे, संविधान सभा बैठी हुई थी, उस संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया है और अपनाया है, लागू किया, देश को समर्पित किया है। लेकिन उन्होंने हम भारत के लोग क्यों कहा? क्योंकि वो देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्योंकि हमारा संविधान कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बना, चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो भी है बाद में बताएंगे जब आएगी चीजें। तो वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस बेस पर इन्होंने लिखा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो सोचिए कितने सारे आदर्श हैं इसमें। तो और ये क्या है? ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये शासन प्रणाली का स्वरूप है, शासन प्रणाली का स्वरूप यानी ये संविधान की नींव है कि भारत का जो संविधान बनेगा वो इन आधारों पर बनेगा। ये रूपरेखा है भारत के संविधान की कि जो शासन प्रणाली का स्वरूप होगा सो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। अब आप बोलोगे सर इनको डिटेल में बता दो, तो एक ये दार्शनिक पक्ष है संविधान की प्रस्तावना की, और एक एक दार्शनिक पक्ष को अगर मैं बताने लगा तो उसमें बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी। तो लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, कितनी तरीके का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके का न्याय भारत के सभी लोगों को मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सीधा प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में किस तरीके के न्याय का वर्णन किया गया है। तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, चौथा आ जाएगा लैंगिक न्याय या कोई अलग, तो वो नहीं होगा। उसके बाद स्वतंत्रता, कितने तरीके की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरीके की स्वतंत्रता। यहां से भी प्रश्न आ जाता है निम्न में से किस तरीके की स्वतंत्रता नहीं है भारत की प्रस्तावना में। तीसरा समता, समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब देखिए समता का मतलब है बेटा समानता, लेकिन अब यहां समता क्यों लिख दिया गया है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है और बहुत कम लोगों को मालूम होगी, क्योंकि जो संविधान बनाया गया वो इंग्लिश में बनाया गया, मूल संविधान इंग्लिश में बनाया गया। और इंग्लिश में क्यों बनाया गया? क्योंकि उस वक्त संविधान सभा में आपने सुना होगा पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो पंजाब सिंध पूरे देश के लोग थे, पंजाब से सिंध गुजरात से पूरे देश के लोग थे, अलग अलग भाषाओं वाले। तो फिर डिबेट कैसे होती, कैसे नियम कानून बनते, कैसे अनुच्छेद जुड़ते, तो इसलिए इन्होंने इंग्लिश को वो रखा। लेकिन बाद में जब अनुवाद किया गया तो बहुत सारी चीजों में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, बहुत सारी चीजें विरोधाभास हो गया। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां इक्वलिटी है तो यहां क्या होगा? समानता। कितनी तरीके की? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ये सब क्या है? ये है उद्देश्य कि जो भारत का संविधान है
सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता, गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और बंधुता, इन तरीके की चीजों को देखते हुए, रूपरेखा को देखते हुए, इस तरीके का उद्देश्य है कि हम ऐसा संविधान बनाएं। उसके बाद है दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, क्योंकि अधिनियमित हो गया ना, कि लागू किया। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो सभी को पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस लागू हुआ। लेकिन बेटा याद रखना, असल में हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। लेकिन कैसे? आंशिक तौर पर, यानी जो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। इस चीज को याद रखना। और वो कितने? लगभग 15 अनुच्छेद, 15 आर्टिकल लागू हुए थे। ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ पार्ट ही लागू किया गया जो महत्वपूर्ण था, तो वो आंशिक रूप से ही लागू हुआ, केवल 15 अनुच्छेद। बाकी सारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब ये क्यों किया? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था तो उसी दिन पूरा लागू कर देते। बन गया था, बिल्कुल साइन हो गए थे, सारे काम हो गए थे, लेकिन नहीं किया। तो देखिए, ये इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे क्या है? 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, लाहौर सेशन, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ब्रिटिश शासन भारत को अधिराज्य का दर्जा देना चाहता था, आधा राज्य देना चाहता था। यानी ब्रिटिश सरकार अगर आजाद कर देती है भारत को, तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं वो ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे। यानी तुम देश को चलाओ, लेकिन कुछ मेन जैसे विदेश नीति हुआ, उसके बाद वित्त हुआ, उसके बाद अंतरराज्य संबंध हुए, इंटर कंट्री संबंध हुए, ये सब किसके पास रहेंगे? ब्रिटिश सरकार के पास। तो ऐसी कैसी आजादी भाई? मेन चीज तुम्हारे पास, हम क्या चलाएंगे? तो इस तरीके से जब 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ रावी नदी के किनारे, तो रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। हमें आधा अधिराज्य नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज चाहिए। और उस दिन हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस या पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर सेशन में रावी नदी के किनारे रात 12 बजे झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा की कि हमें पूरा स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इसी तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे देश को, जन जन को पता पड़े कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यह दिवस मनाने के लिए प्रत्येक 26 जनवरी को हमने क्या किया? घोषणा की कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, फिर 32 को, फिर 33 को। इसी तरीके से 26 नवंबर 1949 को तो संविधान पूरा बन गया था, तो हमने आंशिक तौर पर लागू हुआ, वो केवल 15 अनुच्छेद ही लागू हुए, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी 2 महीने का टाइम था। तो 26 जनवरी आ जाने देते हैं, क्योंकि हम लगातार पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे थे पूरे देश में। तो इसीलिए 26 जनवरी को फिर पूरा संविधान लागू किया गया। अगर लंबा समय होता तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लागू कर दिया जाता संविधान निर्माताओं द्वारा। लेकिन क्योंकि 1-2 दिन था, इस तारीख को ऐतिहासिक बनाने के लिए, 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। अब वो 15 अनुच्छेद कौन से थे? जैसे उसमें नागरिकता से जुड़े हुए कुछ प्रावधान से 5, 6, 7, 8, 9,
उसके बाद दूसरा था निर्वाचन से जुड़े हुए प्रावधान, अंतरिम सरकार से जुड़े प्रावधान, और कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान थे, अंतरिम सरकार, ये सब जो जो पद माने जाएंगे। तो ये अनुच्छेद लागू हुए। तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम को ज्यादा तवज्जो देते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए इस यूपी का जो स्टेट पीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उन्होंने हिंदी में प्रश्न पूछ लिया कि प्रस्तावना में वर्णित जो तिथि है 26 नवंबर 1949, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये जो तिथि है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में क्या कहेंगे? आपसे ही कोई पूछ ले कि हमारा संविधान कब अपनाया गया, लागू हुआ, देश को समर्पित किया गया, प्रस्तावना में जो तिथि है 26 नवंबर, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो आप भी चकरा जाओगे, और आप क्या बहुत बड़े बड़े विद्वान भी। तो उसमें किस कैलेंडर का जिक्र है? तो जिक्र है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस तारीख को, तो 26 नवंबर 1949 को हिंदी में कहा गया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति माने महीना, महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष। 26 नवंबर 1949 में जो महीना था वो था मार्गशीर्ष, अगहन का महीना। आपने सुना होगा अगहन, फूस, ये सब। तो अगहन का महीना था, महीना मार्गशीर्ष था। शुक्ल सप्तमी, शुक्ल की सप्तमी थी। दो पक्ष सुने होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। महीने में जब चांद ऊपर की तरफ चढ़ता है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, तो होता शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। उसके बाद पूर्णिमा हो जाती है, पूरा चांद दिखता है। उसके बाद चांद नीचे उतरता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था। काली रात, आपने देखा होगा, बादल, और उनके पिताजी उनको यमुना जी में से लेके जा रहे थे, तो कृष्ण पक्ष है जब चांद उतर रहा था। तो चढ़ते हुए चांद की 7 तारीख को, तो शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तारीख थी, और संवत कौन सा था? विक्रमी। और जो ईयर थी वो थी 2006। लगभग 57 साल आगे हमारा कैलेंडर चल रहा है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये है प्रस्तावना, ये है उद्देश्य का, जिसमें शासन प्रणाली का स्वरूप भी है, जिसमें उद्देश्य आदर्श भी है, जिसमें संविधान लागू होने की तिथि भी है। अब देखिए, इसमें बेटा 3 शब्द बाद में जोड़े गए, और इसको भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट में काफी वाद विवाद भी हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में केसेस भी आए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग केसेस में अलग अलग निर्णय दिए हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और भाग है तो संशोधनीय है या नहीं है। तो यहां से मैं आप बता दूं, अभी फिलहाल में इतना जान लो कि संशोधनीय है। और इसके 3 शब्द बाद में जुड़े हैं, कौन कौन से? समाजवादी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, अखंडता। यानी सामाजिक, ये समाजवादी, ये शब्द बाद में जुड़ा है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष बाद में जुड़ा है, और अखंडता, ये शब्द बाद में जुड़ा है। और इसको बाद जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक ही संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज, सबसे ज्यादा संशोधन इसी संविधान संशोधन से हुए 42वें से। अभी जब जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ोगे, पॉलिटी आगे पढ़ोगे, वाद विवाद पढ़ोगे, उसके बाद आपको पता पड़ेगा विधायिका और न्यायपालिका में कितने वाद विवाद हुए। और सबसे ज्यादा संशोधन हुए वो 1976 में 42वें से। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को किस तरीके से तोड़ें और समझें कैसे, जो इसके दार्शनिक पक्ष हैं, उसके बाद शासन प्रणाली का स्वरूप है, उद्देश्य है, इसके कैसे कैसे हम अलग अलग करें। तो संविधान की कुछ मूल बातें देखते हैं और अलग अलग करके जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक चीज और, हमारी जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली है, यूएस से ली है,
और इसकी जो विषय वस्तु है, जो भाषा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, और ये किस व्यक्ति की देन है, तो आप उसमें बताओगे जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ फैक्ट हैं। अब देखिए प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे पहले है शासन का या सत्ता का स्रोत, यानी शासन की शक्ति का स्रोत। शासन की शक्ति यानी शासन को शक्ति कहां से मिलती है? जनता से। तो शासन की शक्ति का स्रोत क्या? सीधा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शासन की शक्ति का स्रोत क्या है? तो वह है भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वह है जनता। उसके बाद शासन का स्वरूप कैसा होगा? वो होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक एक करके इनको डिटेल में जानेंगे और प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं डिटेल में आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब नहीं, कहीं नहीं जाना है, फ्री में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। उसके बाद शासन का उद्देश्य क्या होगा? वो क्या बनाना चाहते हैं, किस तरीके का संविधान बनाना चाहते हैं और अपने देश के नागरिकों को क्या क्या देना चाहते हैं? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। इस तरीके से तो हमने प्रस्तावना की मुख्य बातें जानी। शासन की शक्ति का स्वरूप जनता होगी, शासन का स्वरूप ये होगा, इन शब्दों को याद करना, और शासन का उद्देश्य ये होगा कि इस उद्देश्य के साथ भारत का संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इन चीजों को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले शासन की शक्ति का स्रोत, यहां से जो प्रश्न बनता है, ये यहां से जो तकनीकी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो शासन की शक्ति का स्रोत जनता है, लेकिन तकनीकी भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में, तकनीकी भाषा में इसी को कहा गया है लोक प्रभुता। फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था रूसो। रूसो ने एक शब्द प्रतिपादित किया जिसको बोला गया लोक प्रभुता। ठीक है, यानी शासन की शक्ति का स्रोत क्या? जनता, यानी जनता ने ही शासन को शक्ति दी है और इन्होंने ही भारत का संविधान बनाया है, और इसी को कहा गया लोक प्रभुता, यानी पीपल्स सोवरेनिटी, यानी जनता ने मत देकर चुनकर सरकार बनाई है और सरकार को शक्ति दी है। ये फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के लिए, उद्देशिका के लिए शब्द दिया कि भारत की प्रस्तावना लोक प्रभुता पर आधारित है, पीपल्स सोवरेनिटी पर आधारित है। और उन्होंने एक शब्द दिया, रूसो ने एक सेंटेंस दिया है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स द गॉड, यानी जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज होगी। ईश्वर की आवाज है, जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। जनता ही सब कुछ है, जनता से ही शासन को शक्ति मिलती है, सब कुछ जनता है। तो रूसो ने एक तकनीकी भाषा में बताया भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है, पीपल सोवरेनिटी पर, और जनता की आवाज ही शासन, जनता की आवाज ही भगवान की आवाज है। ऐसा हो गया। लेकिन यहीं एक और बड़े दार्शनिक थे, एक और बड़े विद्वान थे, संविधानविद थे, जिनका नाम था केसी व्हीयर। हालांकि इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में हुई, लेकिन अधिकांश समय इनका ब्रिटेन में गुजरा। केसी व्हीयर ने जब, क्योंकि वो तुलनात्मक संविधानों पर स्टडी किया उन्होंने, कॉम्पैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो सब्जेक्ट था, तो उन्होंने जब और देशों से तुलना की भारत के संविधान की, तो केसी व्हीयर ने आक्षेप लगाया भारत के संविधान के ऊपर कि जो भारत के संविधान में लोक प्रभुता का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। यानी कि केसी व्हीयर ने आक्षेप लगाते हुए भारत के संविधान की जो लोक प्रभुता है ये है, इसको क्या कर दिया? गलत ठहरा दिया कि ये भ्रम है, ये कोई मतलब नहीं है। देखिए क्यों नहीं है लोक प्रभुता, आप देख लीजिए ना, भारत का संविधान की शुरुआत कैसे? लोक प्रभुता क्यों नहीं है? लोक प्रभुता क्यों नहीं है? या क्योंकि हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग है या नहीं है?
हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है और अंत कहां से होता है? अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। आत्मर्पित यानी प्रस्तावना भारत के संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। हमें बचाव करना है क्योंकि भारत का संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से, कि हम भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया है, लागू किया है और देश को सौंपा है। तो लोक प्रभुता ही तो होगी, देश की जनता ने किया है सब कुछ। तो शासन की शक्ति का स्रोत क्या हो गया? स्रोत क्या हो गया? भारत की जनता। तो लोक प्रभुता पर आधारित है और रूसों ने भी कहा है, लेकिन केसी वियर ने बोला कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है और ये केवल एक भ्रम है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्यों कहा केसी वियर ने? केसी वियर से अगर आप पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा है कि भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है, केसी वियर बोलेगा ये तो भ्रम है यार। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने। आप बोलोगे बिल्कुल है, संविधान सभा ने बनाया है या नहीं है? बिल्कुल, संविधान सभा ने ही भारत का संविधान बनाया है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत सारे काम किए उन्होंने संविधान में, इसलिए उनको संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन पूरा संविधान बनाया है संविधान सभा ने। अब संविधान सभा ने बनाया है, रूसों ने कहा किसने बनाया है? आपने बोला संविधान सभा ने। अच्छा, संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि तीनों कैबिनेट मंत्री थे, बोला गया कैबिनेट मिशन प्लान। उस प्लान के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सारी पार्टियों ने पढ़ा और जो हमने मांग की थी कि हमारी ऐसी संविधान सभा बने जो भारत का संविधान बनाए, वो मांगे मान ली गई थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पर बना उन्होंने, तो बिल्कुल। अब उसके बाद केसी वियर ने पूछा कि कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर बना है तो वो कैसे चुनाव हुआ संविधान सभा का? तो आप बोलोगे जो प्रांतीय सभा थी, प्रांतीय सभा, उन्होंने वोट किया है। प्रांतीय सभाओं ने कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर प्रांतीय सभाओं ने वोट किया संविधान सभा के सदस्यों को और संविधान सभा बन गई। तो बोलो ठीक है। अब केसी वियर ने पूछा कि प्रांतीय सभा कैसे बनी? तो आप बोलोगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। और प्रांतीय सभाओं को वोट किसने दिया? तो प्रांतीय सभाओं को वोट दिया गया था धनी लोगों ने और शिक्षित लोगों ने, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसमें भारत में केवल धनी और शिक्षित लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। यानी लगभग केवल 10% लोग उस वक्त शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और धनवान थे। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हमारे जो लोग हैं पढ़े लिखे और धनवान, वही भारत का संविधान, भारत पर शासन करें, आम जनता ना करे। तो उन्होंने केवल इन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया था। इन्होंने प्रांतीय सभा बनाई और प्रांतीय सभाओं ने संविधान सभा बनाई। तो यानी इसका अर्थ ये हो गया कि 10% लोगों ने ही भारत का संविधान बनाया है। संविधान सभा नहीं बनाया ना, 10% लोगों ने संविधान बनाया है। तो कैसे लोक प्रभुता कह सकते? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही कह रहे हैं केसी वियर, तो रूसों का कथन यहां तो गलत। लेकिन नहीं, अगर कहीं भी, पहली बात तो हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन कहीं भी भारत के संविधान सभा पर, इस संविधान पर आक्षेप लगता है तो उस केस में आपको बचाव करना है। अगर ये पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी कीजिए, तो उसमें ये सारी चीजें बताओगे सबसे पहले कि ये क्यों कहा है उन्होंने, फिर अपना मत बताओगे। लेकिन केसी वियर के मत एकदम गलत है, क्योंकि जब संविधान सभा ने संविधान बना दिया और संविधान लागू हो गया, उसके बाद 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, जिसमें संविधान सभा के सभी सदस्यों ने भाग लिया, लगभग सभी सदस्यों ने, और कुछ अपवादों को छोड़ दो तो सभी जीत भी गए। इससे यह पता पड़ता है कि भारत की जनता का जो विश्वास था
वो उन लोगों में था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो लोक प्रभुता है वो भ्रम नहीं है, वो स्पष्ट है। ठीक है। दूसरा, भारत का संविधान संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। देश की जनता वोट करेगी और संसद बनाएगी, वो संसद फिर कानून भी चेंज कर सकते हैं, संविधान संशोधन भी है। तो कई तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं कि लोक प्रभुता भारत में है। तो यहां से पता पड़ा हमें बेसिक चीजें और शासन की शक्ति का स्वरूप और उसकी तकनीकी चीजें। अब बेटा अगर मैं पढ़ाने लगा आपको शासन प्रणाली का स्वरूप, उद्देश्य, आदर्श, तो उसमें बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी। आज मैं आपके कुछ केसेस पर डिस्कशन करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस हैं, और वो केसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कुछ केस स्टडी हैं, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएंगे, और बाकी अगली क्लास में हम संविधान के प्रस्तावना में वर्णित जितने भी दार्शनिक पक्ष हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो केस स्टडी है, पहला प्रश्न पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। दूसरा, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, कि प्रस्तावना संविधान में जो जोड़ी गई है प्रस्तावना पहले पृष्ठ पर, वो संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का अंग है या नहीं है, या ऐसे ही जोड़ रखा है उसको। और अंग है तो बताइए संशोधनीय है या नहीं। अगर प्रस्तावना संविधान का कोई भी भाग होगा तो उसमें संशोधन हो सकता है ना। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया हुआ है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन प्रस्तावना को लेकर बड़े विवाद आ गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और है तो उसमें संशोधन हो सकता है नहीं। तो अंग होगा तो संशोधन होगा, अंग नहीं होगा तो संशोधन नहीं होगा। और आप जान चुके हो पहले ही एक संशोधन हो चुका है। लेकिन इसमें केस कहां से बना बेटा, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। सबसे पहला है बेरूबरी संघ बनाम पश्चिम बंगाल मामला 1960, जिसमें 7 न्यायाधीशों की बेंच बनी। दूसरा है सज्जन सिंह मामला बनाम राजस्थान राज्य 1965, 5 न्यायाधीश। तीसरा है गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य 1967, 11 न्यायाधीशों की बेंच बनी। चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी, सबसे बड़ी बेंच आज तक। उसके बाद एसआर मुंबई मामला बनाम केंद्र सरकार 1994, 9 न्यायाधीश। और उसके बाद एलआईसी मामला बनाम मनु भाई 1995, 2 न्यायाधीश। ये लगभग 6 केस प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है बेरूबरी यूनियन, और उसके बाद है केशवानंद भारती, और उसके बाद है एसआर मुंबई और एलआईसी। लगभग 1 2 3 4, हालांकि 3 ही है, पहला, चौथा और 5वां, यानी बेरूबरी संघ, केशवानंद भारती और एसआर मुंबई मामला। यही बहुत महत्वपूर्ण केस है। बाकी सब में तो मिला जुला निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये ज्यादातर केस यहां से लोगे तो ये संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो मूल अधिकार के अनुच्छेद 13 में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में किसे वरीयता दी जाएगी, तो वहां पर भी ये केस बहुत फायदेमंद होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेरूबरी का केस पढ़ते हैं कि बेरूबरी क्या है। देखिए मैं ये केस इसीलिए बता रहा हूं डिटेल में हल्का सा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये केस प्रस्तावना से कैसे जुड़ा हुआ है और किस अनुच्छेद पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम सीधा केस पढ़ लेते हैं, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बस, लेकिन क्यों जुड़ा हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला 1960 में हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हो गया, और जैसे ही संविधान लागू हुआ भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने देखा कि भारत में जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी जमीन, हजार हजार एकड़ लेकर एक एक आदमी बैठा हुआ है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। तो भारत सरकार को तो समता मूलक सुधार करने थे ना, और जो अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इनको खत्म करना था। और सभी को जो भारत के संसाधन हैं उन पर सभी का अधिकार हो, तो इसलिए सामाजिक आर्थिक सुधार करने थे, यानी समता मूलक सुधार करने थे। उसके बाद सरकार ने सबसे पहले पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भूमि सुधार कानून लेकर आए, और उसी से 9वीं अनुसूची जोड़ दी।
और बोल दिया कि अब हम समता मूलक सुधार करने के लिए लोगों की जमीन का अधिग्रहण करेंगे। और कोई भी राज्य समता मूलक सुधार करने के लिए कानून बनाता, जमीन अधिग्रहण करता है और वो 9वीं अनुसूची में डाल देता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन से वो बाहर हो जाएगा, यानी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हजार हजार एकड़ वाले जो लोग थे उनकी जमीन छीन लेंगे हम, और राज्य भी छीनेंगे और 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, जमीन चली गई। है या नहीं? उनको लेकर बहुत सारे विवाद हुए। लेकिन यहां जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आपको पता है कि दो पाकिस्तान बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब बांटा गया 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, ये बांट दिया गया। तो उसके बाद क्योंकि सीमाओं का निर्धारण तो करना था, तो ब्रिटिश सरकार ने एक सीमांकन आयोग बनाया और उसके अध्यक्ष बनाए रेड क्लिफ। तभी बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, है ना। रेड क्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का बंटवारा किया है, तो रेड क्लिफ लाइन। अब ये बेटा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है। तो कोई पूछता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीमा का नाम क्या है, तो वो रेड क्लिफ लाइन ही है, नाम तो वही रहेगा ना। बाद में 1971 में बांग्लादेश बनाया, तो ये रेड क्लिफ लाइन हो गई। अब रेड क्लिफ को सीमांकन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अब रेड क्लिफ के पास केवल 1 महीने का समय था लगभग, और इतने बड़े भारत का विभाजन करना था, सीमा बनानी थी। तो उसकी हालत खराब हो गई, यार अब कैसे कैसे बनाए इतने कम समय में। तो उसने नक्शा उठाया पूरा और सारे थाने मिला दिए नक्शे पर। और जब थाने मिला दिए इंडिया के सारे, के इधर इंडिया इधर पाकिस्तान, सारे थाने मिला दिए, तो किसी का घर आधा उधर चला गया पाकिस्तान में, इधर हो गया, किसी के खेत चले गए, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हुई इसको लेकर। एक जगह थी बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी संघ। बेरूबारी संघ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान इसके बीच में थी, भारत और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। ये क्षेत्र था, एक एनक्लेव था यहां पर। और इस एनक्लेव में, ये एनक्लेव मुस्लिम बहुल था, मुस्लिम थे बहुत सारे। अब पाकिस्तान ने 1947 के बाद ही अलाप गाना शुरू कर दिया कि ये जो बेरूबरी संघ है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत इस पर अवैध कब्जा करके बैठा है, अवैध प्रशासन कर रहा है। लगातार मांग उठाने लगा, लगातार। उसके बाद क्योंकि नई सरकार बना, नया देश बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं यार ये गलत है, इस विवाद को यहीं से मिटा देते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला ठीक है हम समझौता करते हैं, इसका कुछ हिस्सा हम बेरूबरी का किसको दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे, कुछ इंडिया को दे देंगे। और उसके बाद 1958 में हुआ नेहरू नून समझौता, नेहरू नून एग्रीमेंट। 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ, किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के फिरोज शाह नून, यहां जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बीच हुआ। और आधा आधा हिस्सा दे दिया गया। जब आधा आधा हिस्सा दे दिया गया तो भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए, आधे जिनके घर थे वो चले गए ना पाकिस्तान में। उसके बाद यहां पर इतना हंगामा हुआ बहुत ज्यादा, और ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने तो अपनी उंगलियां काटकर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेज दी। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे थे अंतरिम सरकार में, और उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे। जब उन्होंने देखा इतना ज्यादा विवाद हो गया है, तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस केस को लेकर पहुंच गए कहां, सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 143 का। अनुच्छेद 143 में बेटा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश सलाह दे या ना दे उसके लिए बाध्य नहीं है। और सलाह दे दी तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सलाह कभी बाध्यकारी नहीं होती है। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी आर्टिकल 143 का यूज करते हुए, और उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट से क्या
हमारी जो संसद है, हमारी जो सरकार है, वो अपने देश का कोई भाग दूसरे देश को दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में बॉल आ गई। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस वक्त देखिए, क्योंकि सरकार बनी थी, संविधान सभा के सारे सदस्य सरकार में थे, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर थी वो थोड़ी सी कमजोर थी। असल बात यही है, उनका प्रभाव ज्यादा था, उनका प्रभाव कम था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहां बोल दिया हां, हां दे सकती है, दे सकती है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस केस में यह भी पूछा कि दे सकती है तो उसके लिए जो समझौता होगा उस पर कोई कानून बनाना होगा, नियम कानून बनाने होंगे, विधायन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला हां पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी। उसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि आर्टिकल 3 के तहत दे सकते हैं हम। आर्टिकल 3 में क्या है? भारत की सीमाओं का सीमांकन है, यानी कोई नया राज्य बनाना, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य को तोड़कर राज्य का नाम चेंज करना, आर्टिकल 3 में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 3 के तहत तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत की सीमाओं का है, अंदर की सीमाओं का। अब हमने, क्योंकि भारत ने अपना हिस्सा दूसरे को दिया है, आधा हिस्सा, इसके तहत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा किसके तहत? तो उन्होंने बोला आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन करके बैरूबरी यूनियन का हिस्सा दिया जा सकता है। यानी जो ये नेहरू नून समझौता हुआ है उसको कानून का रूप देने के लिए 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संसद चाहे, सरकार चाहे तो 368 में संविधान संशोधन करके भारत का कोई भी हिस्सा दूसरे देश को दे सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में एंट्री नंबर 14 में केंद्र सरकार दो देशों से अंतरराष्ट्रीय संधि या कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि करती है, समझौते करती है, तो वो उसके बेस पे भी कर सकती है। और आर्टिकल 245, 253, कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, यानी संसद चाहे तो भारत का कोई हिस्सा दूसरे देश को दे सकती है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनकी बात क्लियर हो गई। उसके बाद लेकिन अलग अलग जो वकील थे, एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने मांग स्टार्ट कर दी। और बीच में कौन आ गया? प्रस्तावना। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बोल दिया, लेकिन अब प्रस्तावना के कुछ शब्द थे जो बीच में आ गए। सबसे पहले था संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता। और दूसरा था संपूर्ण संप्रभुता, और उसके बाद था लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। सुप्रीम कोर्ट से यही प्रश्न पूछा गया इसमें प्रस्तावना को लेकर कि भारत की प्रस्तावना में भी तो शब्द हैं लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी बैरूबरी यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने सरकार को चुना है। भाई इन्होंने भी तो वोट दिए थे नेहरू सरकार को, पूरे देश वोट देता है लोकसभा चुनाव में। बोला कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हमारी उसी शक्ति का प्रयोग करके हमें दूसरे देश को दे सकती है। भाई लोकतांत्रिक का मतलब तो यही हो गया कि जनता द्वारा चुना जाना सरकार को, कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार उसी शक्ति का प्रयोग करके हमें दूसरे देश को दे सकती है। इसमें तो ये लिखा हुआ है, यानी हमारी शक्ति का प्रयोग करके सरकार हमें दे देगी दूसरे देश को। और उसके बाद संप्रभुता, संप्रभुता भी लिखा हुआ प्रस्तावना में। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत अपने निर्णय खुद लेगा बिना किसी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप के, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होंगे उसमें सरकार खुद काम करेगी, खुद निर्णय लेगी स्वच्छंद होकर। उसके बाद युद्ध की घोषणा, युद्ध का विराम, ये सब सरकार खुद करेगी बिना किसी बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप के। और भारत सरकार संप्रभु है, और इतनी संप्रभु है, आंतरिक संप्रभु है कि वो हमें ही दे देगी, अपने देश के नागरिकों को दे देगी। तो ये प्रश्न पूछे गए प्रस्तावना को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्णय दिया कि सबसे पहले तो प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, और प्रस्तावना से सरकार को, शासन को कोई शक्ति नहीं मिलती। ये तो संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो कितनी बढ़िया लाइन बोली, सबसे पहले याद रखना। उन्होंने बोला कि प्रस्तावना से शासन को कोई शक्ति नहीं मिलती है, कोई शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। ये तो केवल संविधान सभा के जो लोग थे, निर्माता थे, उनके मन को समझने की कुंजी है बस।
तो पहला प्रश्न आपके सामने, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो था बैरूबरी संघ मामला 1960। क्लियर कर दिया, ठीक है, यहां पर और शासन को कोई शक्ति नहीं मिलती है, यहां क्लियर हो गया। और उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद बेटा 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 9वां संविधान संशोधन, संशोधन 368 का सहारा लेते हुए 1960, जिसके तहत बैरूबरी यूनियन का समझौता हो गया, ठीक है, बैरूबरी संघ को दे दिया गया। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि किस तरीके से प्रस्तावना जुड़ी हुई है 1960 के बैरूबरी यूनियन से। उसके बाद इसी का हवाला देते हुए 100वां संविधान संशोधन भी हुआ 2015 में। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत भारत बांग्लादेश के बीच जमीन समझौता हुआ, लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जमीन समझौता, ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच जमीन समझौता, जिसमें 100 एनक्लेव, याद रखना 111 लगभग 111 एनक्लेव हमने किसको दिए? पाकिस्तान को। और 51 एनक्लेव किसके पास आए? इंडिया के पास। यानी इंडिया को नुकसान हुआ लेकिन कोई बात नहीं, तो 51 एनक्लेव भारत के पास और 111 एनक्लेव पाकिस्तान को दे दिए, उसी केस को आधार बनाते हुए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और प्रस्तावना से शासन को कोई शक्ति नहीं मिलती है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद बेटा सज्जन सिंह मामला आया बनाम राजस्थान राज्य 1965 में। 5 न्यायाधीशों की बेंच थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस गजेंद्र गडकर, मुख्य न्यायाधीश थे। अब सज्जन सिंह मामला राजस्थान राज्य का था, ये संपत्ति को लेकर विवाद था, लेकिन प्रस्तावना भी इसमें बीच में आ गई, क्योंकि संपत्ति का विवाद है तो बहुत लंबा खिंच जाएगा टॉपिक। ये आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी प्रस्तावना बीच में आ गई। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास निर्णय नहीं दिया, बस बोल गया कि हाँ इसको हम मान सकते हैं, ऐसा कोई खास निर्णय नहीं दिया। उसके बाद गोलकनाथ केस आ गया। गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ ये जो थी, इनका परिवार, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी पंजाब राज्य में, 500 एकड़। उसके बाद 1953 में पंजाब राज्य ने एक भूमि सुधार कानून बना दिया, जिसके तहत केवल 30 एकड़ ही जमीन रख सकता है व्यक्ति, और उसके बाद उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया उस कानून को। इनकी संपत्ति जाने लगी तो ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जमीन विवाद को लेकर, लेकिन प्रस्तावना बीच में आ गई, तो इसमें भी कोई खास निर्णय नहीं दिया कि मान सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसका प्रयोग, प्रस्तावना का प्रयोग केवल संविधान के जो अनुच्छेद है उनकी व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 13 न्यायाधीश, और हाल ही में बेटा इसको 50 साल भी पूरे हो गए हैं। यानी सबसे बड़ा केस, सबसे लंबा चलने वाला केस मूल अधिकारों को लेकर, और सबसे बड़ी बेंच बैठी है आज तक की इसमें। केशवानंद भारती एक केरल के मठाधीश थे जो शंकराचार्य की पीठ थी, उसी पे आधारित वंशानुगत बने थे। एडनीर मठ के मालिक थे, हजारों एकड़ जमीन थी, और केरल सरकार ने 1963 का अधिनियम लेकर आ गई भूमि सुधार, और इनकी जमीन चली गई, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आर्टिकल 26 को लेकर धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, उस धर्म विशेष के अनुयायियों का प्रबंधन होगा। संपत्ति को लेकर गए थे। उसके बाद इसमें क्या आ गया? प्रस्तावना कहां जुड़ गई? प्रस्तावना जुड़ गई स्वतंत्रता में। और स्वतंत्रता कितनी? 5 तरह की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है हमारे पास। और धार्मिक मामलों का प्रबंधन किसके पास है? धर्म विशेष के अनुयायियों के पास। तो सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है? यानी अगर हिंदू है तो हिंदू अपनी जमीन को देख रेख करेंगे, हमें स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। मैं अभी संपत्ति को हटा के चल रहा हूं, ऐसा आ गया। अब केशवानंद भारती का जो केस लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे नानी पालखीवाल, बहुत बड़े वकील थे, और नानी पालखीवाल के तहत ही गोलकनाथ मामले में, गोलकनाथ का भी केस नानी पालखीवाल नहीं लड़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में। और वो मूल अधिकारों से जुड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद
मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, और भविष्य में करेगी तो हम उसको अवैध ठहरा देंगे। भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण कर दिया, वो हटा दीजिए। लेकिन अब यहां पर आ गया प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, कितनी तरह की स्वतंत्रता है और धर्म के लोग ही प्रबंधन करेंगे जमीन का, राज्य सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है। तो नाना पालखीवाल ने यहां पर यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद के पास पूरा अधिकार है आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने का, तो नाना पालखीवाल ने कहा नहीं, कर तो सकती है बिल्कुल, ऐसे तो पूरा संविधान ही संशोधन हो जाएगा। अगर हम बात करें वीमर कॉन्स्टिट्यूशन की, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पर संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण मूल तत्व भी जुड़े हैं, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। मूल विशेषता में इनको संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अगर भारत के संविधान में भी मूल विशेषताएं होनी चाहिए ना, तो पता कैसे लगेगा भविष्य की जो पीढ़ियां होंगी कि हमारा संविधान निर्माता किस तरीके का संविधान बनाना चाहते थे। अगर पूरी प्रस्तावना ही चेंज हो गई तो पता कैसे चलेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन इसकी मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। अब वो मूल ढांचा क्या होगा, तो मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हम समय समय पर तय करेंगे, ये हम समय समय पर तय करेंगे। जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है, केंद्र राज्य संबंध मूल ढांचा है, न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो अवैध ठहरा दिया जाएगा। तो यहां बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है, और इसमें संशोधन हो सकता है। क्लियर हुआ। हालांकि ये बड़ा केस है, अगर संपत्ति का अधिकार होता तो हम डिटेल में बताते। उसके बाद एसआर मुंबई मामला आया केंद्र सरकार के खिलाफ, और ये इंदिरा गांधी सरकार ने जो अपनी शक्ति का कुछ इस तरीके से प्रयोग किया कि कई राज्यों की सरकार गिरा दी, जिसमें एसआर मुंबई जो थे वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, इनकी भी सरकार गिरा दी। इनकी जब सरकार गिरा दी राष्ट्रपति शासन लगाकर, इसमें एमएलएज का था, 16 एमएलएज ने अपना हाथ खींच लिया था गठबंधन से, सरकार से, और उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने राज्यपाल का सहारा लेते हुए क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। हालांकि उससे पहले 11 जो बागी एमएलए थे वो आ चुके थे, उनके पास पूरी मेजोरिटी थी, लेकिन फिर भी लगवा दिया। तो इस केस में भी प्रस्तावना को लेकर बात आई कि इतनी संप्रभु है सरकार कि वो कुछ भी कर सकती है। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग बताया। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, एकता और अखंडता संविधान का मूल ढांचा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्णय दे दिया। ठीक है, एलआईसी मामला, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखिए, अगर कंक्लूजन की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती। प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, न्याय योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना को लेकर हम चैलेंज नहीं कर सकते। प्रस्तावना, उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले में व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकता है, और प्रस्तावना के आधार पर सरकार को ना तो कोई शक्ति प्राप्त होती है, ना ही कोई शक्ति छिनती है। ये निष्कर्ष निकला है। तो इस तरीके से हमने जाना वैश्विक स्तर पर प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान में उद्देश्य का क्यों है, उद्देश्य का एक शब्द जाना, उसके बाद आदर्श उद्देश्य जाने, शासन प्रणाली का स्वरूप जाना, और संविधान लागू होने की तिथि जानी, लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट जाना, और सुप्रीम कोर्ट में जो जो केसेस आए प्रस्तावना से जुड़े हुए, क्यों प्रस्तावना जुड़ी हुई है और क्या क्या निर्णय दिए और उसका निष्कर्ष क्या है, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने आज आपको कोशिश की है हल्का सा प्रस्तावना बताने की। जो दार्शनिक पक्ष हैं शासन प्रणाली के स्वरूप और उद्देश्य आदर्श, इसको हम अगली क्लास में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि फिर क्लास लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, आइए अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। Which of the following phrases is not used in the preamble to the Constitution to describe the form of government? यानी शासन प्रणाली के स्वरूप में प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित नहीं है? संघ, संघात्मक, गणतंत्र, समाजवाद या सेक्युलर? सीधा सीधा दिख रहा है ये नहीं है। गणतंत्र तो है, समाजवादी है और लोकतंत्र भी, पंथ निरपेक्ष भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है
द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। बिल्कुल ठीक है, संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में क्लियर कर दिया था, 13 जजों की न्यायाधीश की बेंच ने 7-6 से जजमेंट दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद संविधान को शिक्षा और किसी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है, ये भी नहीं है। संविधान का एक भाग है लेकिन प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध का स्रोत नहीं। देखिए ये भी आंसर हो सकता है इसका और ये भी, लेकिन बेस्ट क्या होगा, ये बेस्ट क्या होगा बेटा, ये। तो इसका आंसर है चौथा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है लेकिन प्रस्तावना से शासन को कोई शक्ति नहीं मिलती, ना शक्ति समाप्त होती है। क्लियर है, आंसर है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में एक ही प्रश्न के अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, हमें सर्वोत्तम उत्तर का विकल्प चुनना है। तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्न किए जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं यूपीएससी में। उसके बाद है प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का विचार भूमंडलीकरण के दौर में अप्रासंगिक होता जा रहा है। ये क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण का मतलब क्या है, हम अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका के लोग यहाँ आ रहे हैं, जापान हमारे यहाँ मेट्रो बिछा रहा है, बुलेट ट्रेन लगा रहा है, हम दूसरे देश में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यानी पूरा दुनिया मिल गई है, एक दूसरे मिलकर चल रही है। ऐसे वैश्वीकरण के दौर में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है वो अनयूजफुल हो गया है। टिप्पणी कीजिए, किस तरीके से टिप्पणी करोगे। मैं आपको यहां बेसिक सी चीजें बता देता हूं लेकिन 200 शब्दों में आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो देखिए भूमंडलीकरण के दौर में सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, इसका हमें पूरा डिटेल में बताना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वच्छंद लेता हो, जो अपने इंटरनल और बाहरी जो एक्सटर्नल जो डिसीजन है वो खुद लेता हो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। जैसे युद्ध की घोषणा, युद्ध की समाप्ति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये खुद भारत सरकार तय करेगी, ना कि कोई भी दूसरा देश या अंदर का कोई भी ऐसा रसूखदार व्यक्ति तय करेगा। सरकार तय करेगी, जनता द्वारा चुनी हुई। उसके बाद सारी नीतियां खुद बनाएंगे हम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियां। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में जहां सारे देश एक दूसरे से मिल गए हैं, वहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अनयूजफुल, अप्रासंगिक होता जा रहा है। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे निकल कर आए हैं इस दौर में, जैसे आतंकवाद का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, परमाणु हथियारों का मुद्दा, जिस पर एक क्या कोई भी देश अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है या नहीं है। इसीलिए देखा आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर पेरिस समझौता, कई सारे समझौते हुए, टोक्यो समझौता, पूरी दुनिया को बैठना पड़ता है एक मंच पर, वहां हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते। परमाणु अस्त्रों का मुद्दा, इस पर देखा होगा पूरी दुनिया बैठती है। उसके बाद आतंकवाद का मुद्दा, पूरी दुनिया में मीटिंग होती है आतंकवाद को रोकने के लिए, उसमें हम निर्णय नहीं ले सकते। उसके बाद आप IMF, वर्ल्ड बैंक और ये जो हम दूसरे देशों की आर्थिक नीतियों को क्या करते हैं, इनमें परिवर्तन कर देते हैं, इनके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल में अच्छी तरह से 200 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको सहज और सरल तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी इसके आगे का भाग हम अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।